हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। जैसा कि हम लोगों ने अपना पिछला लेक्चर पढ़ा था हड़प्पा संस्कृति, उसका एक रिव्यू लेक्चर हम लोग देख लेते हैं कि समरी टाइप देख लेते हैं। हम लोग डिटेल में पूरा हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, बुद्ध धर्म, जैन धर्म में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। आगे आज हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का एक समरी टाइप या रिव्यू देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसका सबसे पहले हम लोग भौगोलिक विस्तार देखते हैं। ये पश्चिमोत्तर भारत में पाई गई है। कहाँ से? उत्तर में जम्मू से नीचे दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर पूर्व में मेरठ यूपी से लेके पश्चिम में मकरान कहाँ पर है? बलूचिस्तान तक, यानी कि यहाँ तक ये इसकी सीमाएं पाई जाती हैं। अब हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण नगर देख लेते हैं। कौन कौन से नगर हैं? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दो महत्वपूर्ण नगर हैं, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। लेकिन और भी महत्वपूर्ण नगर पाए गए हैं, तो उनका रिव्यू देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं क्या क्या पाया गया है। हड़प्पा जो है पंजाब में पाया गया है। मोहनजोदड़ो ये सिंध में पाया गया है और इसको प्रेतों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत बड़े बड़े वहां भवन पाए गए हैं, कोई रहता नहीं था तो भूतहा जैसा लगता ही होगा, तो हो सकता है उसी वजह से इसको प्रेतों का टीला कहा जाता है। चन्नूधड़ो सिंध में पाया गया है। लोथल खंबात की खाड़ी में पाई गई है। कालीबंगा, यहां पे काले रंग की चूड़ियां, ये उत्तरी राजस्थान में। बनावली ये हिसार में पाया गया है। ये जो कालीबंगा और बनावली हैं, ये दो महत्वपूर्ण नगर हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दोनों नगर हड़प्पा पूर्व सभ्यता और हड़प्पा कालीन संस्कृति, यानी हड़प्पा से पहले जो संस्कृति यहाँ पे पनप रही थी, चल रही थी, उसकी संस्कृति देखा इन्होंने, और हड़प्पा कालीन संस्कृति भी यहाँ पर फली फूली। उसके बाद धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में। ये दो नगर इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा की तीनों संस्कृति पाई गई हैं, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इन्होंने तीनों संस्कृतियों का देखा है। आगे दो समुद्र तटीय नगर पाए गए हैं। यहां पर हड़प्पा की परिपक्व संस्कृति देखी गई है। भाई समुद्र तटीय नगर क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? वो सिंपल सी बात है, वहां पर हमारे समुद्र से व्यापार होता रहा होगा। व्यापार तभी होता रहा होगा जब वहां पे वेल डेवलपमेंट हो गया होगा। तो ये जो दो नगर हैं, सुदकांगेडोर और सुरकोटदा, ये समुद्र तटीय नगर है और यहां पर हड़प्पा की परिपक्व संस्कृति पाई गई है। आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण कुछ नगर हैं, वहां पे क्या क्या पाया गया है देखते हैं। आइए, चन्नूधड़ो, यहां पे वक्राकार ईंटें पाई गई हैं। लोथल में बंदरगाह पाया गया है, डाकयार्ड। बंदरगाह जानते हैं ना, डाकयार्ड वहां पाया गया है। टेराकोटा की मूर्ति पाई गई है। टेराकोटा मूर्ति क्या होता है? आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति पाई गई है लोथल में। कालीबंगा में दो तीन महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य यहां पाया गया है। कालीबंगा में घरों में अपने अपने कुएं होते थे। ईंट से निर्मित चबूतरा पाया गया है। सुरदाकोट में घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। रोपण में चित्रित धूसर मृदभांड या उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें पालिश कर देते थे, तरह तरह के चित्र उकेर देते थे, उसको चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं। धौलावीरा, यहां पर 10 चिन्हों वाला शिलालेख पाया गया है। आगे देखते हैं नगर योजना। हड़प्पा संस्कृति अपनी या सिंधु सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए बहुत ज्यादा फेमस रही है। तो यहाँ के जो दो महत्वपूर्ण नगर हैं, आइए देख लेते हैं कि उनकी नगर योजना कैसी रही है। दो महत्वपूर्ण हमारे नगर, हमने जैसे पिछले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में बताया था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर हैं, और उसमें से दो महत्वपूर्ण नगर योजना भी डिस्कस की गई थी। उन महत्वपूर्ण नगरों के देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि दोनों नगरों में जाल ग्रिड पाया गया था, यानी कि जो घर बने हुए थे वो बेतरतीब तरीके से नहीं बने हुए थे, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग से बने हुए थे। जैसे कॉलोनियां आजकल बसाई जा रही हैं या हमारे प्लाट बनाए जा रहे हैं, वेल डेवलप्ड कॉलोनी जो होती हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होती हैं,
उसी तरह यहां बना हुआ था। दूसरी यहां की क्या सबसे खास बात थी, सड़कें जो हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी। महत्वपूर्ण ये बात है। आजकल भी जो जहां बहुत अच्छी सोसाइटी होती है वहां की सारी सड़कें जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। शायद ये प्रथा वहीं से चली आ रही है। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी वेल डेवलप्ड सभ्यता रही होगी। मोहनजोदड़ो में सबसे जो खास चीज मोहनजोदड़ो की है, ये विशाल स्नानागार है। ये दुर्ग में पाया गया है। विशाल स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर थी, चौड़ाई 7.01 मीटर थी और गहराई इसकी थी 2.43 मीटर। विशाल स्नानागार में उतरने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके नीचे जो है, जो तली है वो बिल्कुल पक्की बनी हुई थी। बगल में हौज बना हुआ था, कमरे भी बने हुए थे और शायद कमरे इसलिए बनाए गए होंगे क्योंकि नहाने के बाद या नहाने से पहले कपड़े बदले जा सके। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते रहे होंगे, जैसे आजकल भी रीति रिवाज है, धार्मिक अनुष्ठानों से पहले किसी नदी में या अच्छी जगह जाके या फेमस जगह पे जाके स्नान करना आवश्यक होता है, वैसे ही हो सकता है यहाँ के लोग पहले अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ आते रहे होंगे, स्नान करते रहे होंगे। हड़प्पा में 6 कोठार पाए गए हैं दुर्ग में। उन कोठारों की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 15.23 मीटर तथा 6.09 मीटर। ये 6 कोठार यानी कि कोठरियां पाई गई हैं। इसके दक्षिण में खुला चबूतरा पाया गया है और उसके नीचे कमरे पाए गए हैं। चबूतरे के नीचे कमरे पाए गए हैं और जो चबूतरा पाया गया है वो पक्की ईंटों से बना हुआ है। अब इससे क्या एनालिसिस निकल रहा है कि जो कोठार हैं वहां पे हो सकता अनाज रखा जाता रहा हो। कैसे पता चला, क्योंकि जो पक्का चबूतरा पाया गया है जिसमें पक्की ईंटें लगी हुई हैं, उसमें अनाज के दाने मिले हैं, जौ के गेहूं के दाने मिले हैं। तो इससे गेस किया जा सकता है कि इन कोठार का उपयोग हम लोग किस काम, वो लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग किस काम में करते रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कोठार का प्रयोग अनाज रखने के काम में करते रहे होंगे। अच्छा, इसके नीचे जो छोटे छोटे कमरे पाए गए हैं, हो सकता है वहां पर मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग ये सब रहता रहा हो। भवनों में ज्यादा समृद्ध मोहनजोदड़ो है, बजाय हड़प्पा स्थान के मोहनजोदड़ो ज्यादा समृद्ध है। पक्की ईंट का प्रयोग हड़प्पा में सामान्य बात है। अच्छा, उस जमाने में जैसे चाहे मिस्र सभ्यता रही हो, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता रही हो, पक्की ईंटों का प्रचलन होने लगा था। तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि अचंभा हो जाए कि पक्की ईंट कैसे आ गई। तो उस टाइम ये होता रहा है, सामान्य बात है कि हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग सामान्यतः होता रहा है। जल निकास प्रणाली हमारी मोहनजोदड़ो में अद्भुत है। हर घर के सामने नाली बनी हुई थी और हर घर से पानी निकलने के लिए मोरी बनी हुई थी, ढक्कनदार मोरी बनी हुई थी। यहां तक कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सफाई व्यवस्था थी वो तत्कालीन अपनी संस्कृतियों में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट थी। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में, यानी कि हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास घरों के सामने नालियां बनी हुई हैं, नालियां ढकी हुई हैं, घर से पानी निकलने के लिए मोरियां बनी हुई हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी साफ सफाई रहती रही होगी। आगे देखते हैं, कृषि। भाई अगर वहां लोग रह रहे हैं तो खाने पीने के लिए कैसी व्यवस्था होती रही होगी। तो अगर खाना पीना नहीं है तो लोग वहां जिंदा ही नहीं रह सकते। तो देखते हैं कृषि कैसे होती थी। सिंधु नदी और वहां के सहायक नदियों के कारण बाढ़ बहुत आती थी। बाढ़ आती थी तो वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती थी। जैसे आजकल जो सिंध का इलाका है वहां पे 15 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लेकिन उस जमाने में 2500 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में वहां ऐसा नहीं था। वहां पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी या उर्वरक जमीन पाई जाती थी। तो उगाते क्या थे, गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, इसका उत्पादन होता था। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, कालीबंगा में हलरेखा मतलब जुते हुए खेत पाए गए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं अगर जुता हुआ खेत पाया गया है तो किस तरह की उन्नत व्यवस्था वहां पर रही होगी, किस तरह की खेती होती रही होगी। लोथल में 1800 ईसा पूर्व लगभग चावल पाया गया है। सबसे पहले कपास
हड़प्पा सभ्यता में पैदा हुआ है। सबसे पहले कपास हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा के आसपास पैदा हुआ है। तो यूनानियों ने इसीलिए इसका नाम सिंडोन दिया है, सिंडन से सिंडोन नाम दिया है। किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। जैसे आजकल हम लोग टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उस टाइम मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। तो वस्तु विनिमय के रूप में उनसे अनाज लिया जाता था। अब कृषि हो गई तो आगे अगर कृषि हो रही है, वस्तु विनिमय हो रहा है, तो सिंपल सी बात है व्यापार होगा। टेक्नोलॉजी अगर चल रही होगी तभी व्यापार हो पाएगा। तो आगे देखते हैं कैसा व्यापार होता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी। अगर आप खेती कर रहे हैं, आज के ज़माने में भी देख सकते हैं, अगर किसान आदमी है तो उसके घर में अमूमन 1-2 जानवर पाए जाते हैं। तो वो कृषि वहाँ पे होती थी। तो पशुपालन में क्या होता था, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था, यानी कि कुबड़ वाला सांड तभी से उसको वहां के लोग उसको मान्यता प्रदान किए हुए थे। आजकल भी अगर सांड चला रहा है तो लोग क्या करते हैं, उसको रास्ता दे देते हैं। हिंदू धर्म में सांड, कुबड़ वाला सांड आज भी बहुत ही पूजा जाता है, उसकी मान्यता है। कुत्ता शुरू से पालतू जानवर था। कुत्ता और बिल्ली के पैरों के निशान पाए गए हैं। आज भी कुत्ता हमारा पालतू जानवर है, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण जानवर घोड़ा पे। घोड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? जब जब सभ्यताओं का विकास हुआ है, साम्राज्यों का विकास हुआ है, उसकी सीमाएं बढ़ाई गई हैं, तो घोड़ों के सहारे ही बढ़ाई गई हैं। क्योंकि अगर आपको चलना है तो लोग क्या करते थे, घोड़ों पे ही चलते थे। तो घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं घोड़ा के बारे में। घोड़ा का अस्तित्व का पता मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह पर पाया गया है। हमने पढ़ाया था आपको, मोहनजोदड़ो में ऊपरी सतह पे दुर्ग पाया गया था, निचले सतह पे टीले के नीचे पाए गए थे मकान। दुर्ग में बताया था कि राजा लोग रहते थे, धनी लोग रहते थे, उनके मकान बड़े बड़े थे। और जो टीले से नीचे रहते थे वहां पर लेबर वर्ग रहता था, जो कम पैसे वाले लोग हैं वो रहते थे। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पैसे वाले हैं या राजा लोग हैं, धनी लोग हैं, उनको व्यापार करना रहता होगा, उनको आना जाना रहता होगा, इसलिए वहां पर इसका ऊपरी सतह पे थोड़ा बहुत पता चला है। लोथल में टेराकोटा भी बताया था। आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति से थोड़ा बहुत पता चलता है कि घोड़ा पाया गया है। लेकिन जो सिंधु सभ्यता है वो व्यापारिक वहां पे ज्यादा वो था, व्यापार ज्यादा लोग करते थे। हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। अश्व केंद्रित होती तो लोग सीमाओं का बढ़ाव करने की सोचते, इधर उधर आने जाने की सोचते। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बेसिकली व्यापार से संबंधित थी। आगे देखते हैं, शिल्प और तकनीक का ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांसा 2 चीजों से मिलकर बनता है, तांबा और टीना। आजकल भी जो पूजा होती है तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, कांसे के बर्तन में ही, कांसे के थाल में ही पूजा करवाते हैं। बहुत ही शुद्ध माना जाता है, बहुत ही पूजनीय माना जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता, हमें लगता है कि शायद वहीं से कांसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है। कांसा बनता है तांबा से और टिन से। अब तांबा कहां से आता था, राजस्थान की खेतरी खानों से तांबा आता था। तकली पाई गई है। तकली बुनाई के काम आती थी। कपास पाया जाता था तो तकली कताई के काम आती थी। सोना चांदी भी पाया गया है। सोना चांदी कहां से आता था, अफगानिस्तान से आता था। रत्न आभूषण कहां से आते थे, वो दक्षिण भारत से आते थे। नाव बनाने का काम भी होता था। अभी हमने पढ़ाया था लोथल में डॉकयार्ड पाया गया है, जहाजों का जहां बेड़ा इकट्ठा होता है, तो नाव बनाने का काम भी लोग करते थे। व्यापार, सिंधु सभ्यता का जो इलाका था वो अपने क्षेत्र के भीतर वो व्यापार करते थे। पत्थरों का, जो बेशकीमती पत्थर होते हैं उनका, धातु का, हड्डी से रत्न बनते हैं। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। अभी जैसे हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि किसका प्रयोग होता था, वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। आपके पास गेहूं है, हमारे पास सब्जी है, आप हमको गेहूं दीजिए, हमसे आप सब्जी लेके जाइए। आपके पास रत्न है, आभूषण है, आप हमको रत्न आभूषण दीजिए, हमसे आप जौ लेके जाइए, चावल लेके जाइए, गेहूं लेके जाइए। ये वस्तु विनिमय होता है।
पहले गांवों में भी लोग वस्तु विनिमय करते थे। अगर सामान घट गई है तो उसके बदले लोग, आटा घट गया है तो आटे की जगह पे कोई दूसरी चीज दे दिया, आटा ले लिया, सब्जी घट गई कोई दूसरा कर दिया। ये व्यवस्था अभी तक चलती आ रही थी। गाँव में अभी भी थोड़ा बहुत प्रचलित है, शहरों में तो शायद खैर खत्म हो गई। व्यापार होता था तो सिंपल सी बात है कि लोग इधर से उधर जाते रहे होंगे। ठोस पहिए से बनी गाड़ी प्राप्त हुई है। पहिए की जानकारी उनको थी और पहिया कैसा था? ठोस था, बिल्कुल। दजला फरात नगरों तक, जो हमारा ईरान इराक है वहां पुराना उसका नाम दजला फरात नगरों तक व्यापारी लोग करते थे। एक महत्वपूर्ण चीज का व्यापार करते थे, लाजवर्द मणि। लाजवर्द मणि, लापिस लाजुली का सुदूर व्यापार करते थे, दूर तक, दजला फरात तक शायद इसी लाजवर्द मणि का व्यापार करते थे। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा। एक राइटर हुए हैं अमीश त्रिपाठी, अगर आप लोगों ने उनके नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत ज्यादा बिके थे। तो मेलुहा नाम से उन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं। तो आपको शायद उस टाइम समझ में नहीं आ रहा होगा ये मेलुहा क्या शब्द है, तो आप जान लीजिए मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। आगे देखते हैं। व्यापार होता था तो सिंपल सी बात है, मापतौल की इकाइयां रही होंगी, बांट चलते होंगे, तराजू चलता रहा होगा, लिपि चलती रही होगी। भाई कोई आया है उधारी खाता ले गया तो कैसे लिखेंगे, हम कैसे जानेंगे कितने किलो गया है, कितने क्विंटल माल आया है। तो देखते हैं, तौल में 16 या उसके आवर्तकों का या 16 के मल्टीपल्स का प्रयोग होता था। 16, 64, 160, 320, 640। और मजे की बात देखिए, अभी तक आज से 25-30 साल पहले तक आप अपने परिजनों से, अपने माता पिता से पूछेंगे तो 1 रुपए में 16 आना, ये बहुत ही छोटी इकाई होती, 1 रुपए में 16 आना होते थे। तो ये सिस्टम शायद वहीं से चला आ रहा है, अभी तक चलता था, अब बंद हो गया है। 1 रुपए में 16 आना होते थे। तौल में 16 या उसके आवर्तकों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकारी उनकी मुहरें हैं। जो मुहरें हैं, मुहरों पे वो अपना चित्र बनाते थे, शिलालेख टाइप बनाते थे। अधिकांश सीलों पर लघु लेखों के साथ थोड़ा बहुत कुछ लिख देते थे, और जो लिखावट होती थी उनका पिक्टोग्राफ के रूप में होती थी, चित्रों के रूप में होती थी। लिपि का ज्ञान नहीं था, उनकी जो लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी। तो उनके सीलों पर बना क्या था? लघु लेखों के साथ साथ एक सिंघी जानवर, यूनिकार, एक सिंघी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृति बनी रहती थी। एग्जाम में पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? सीधा सा क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर निम्न में से कौन से जानवरों की चित्र नहीं बना रहता था? गाय, बैल, बकरी, हाथी दे देते थे, आपको करना रहता था। सिंपल सी बात है, गाय का चित्र नहीं बना रहता था। किसका किसका बना रहता था? एक सिंघी जानवर यानी यूनिकॉर्न, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृति बनी रहती थी। अधिकांश अभिलेखों, मोहरों और हर एक में 2-4 शब्द। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर, जो अभिलेख पाए गए हैं मोहरों पर, बताया अभी पिक्टोरियल फॉर्म में पाए गए हैं, और हर एक में 2-4 शब्द पाए गए हैं। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक, चित्र में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। दुर्भाग्य से अभी तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। अभी इतना ही जान गए हैं खुदाई से कि हड़प्पा सभ्यता कितनी ज्यादा उन्नत सभ्यता थी। जब हम लोग उसकी लिपि को पढ़ लेंगे तब उसके बारे में शायद और बहुत सारी चीजें जान सकें। आइए आगे देखते हैं। धार्मिक प्रथाएं, लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, सिंपल सी बात है, धार्मिकता भी रही होगी। धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। क्यों मानते थे? कैसे हम लोगों ने जाना? वहां पर एक पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्ति पाई गई है। पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्ति पाई गई है, उसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। अब यहां पे मात्र पूजा नहीं होती थी, जैसे अभी हम लोग करते हैं दुर्गा की पूजा, काली की पूजा, दुर्गा माता की पूजा, काली माता की पूजा। इस तरह जो मात्र सत्तात्मकता थी वो छठवीं ईसा शताब्दी के बाद आई।
पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली है तो उसका अनुमान ये लगाया जाता था कि धरती माता को उर्वरता की देवी मानते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मातृ शक्ति को पूजते थे वो लोग। पुरुष देवता एक आदि योगी पाया गया है जिसको आजकल के रूप में महादेव भगवान बताया जाता है। वो उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, इस प्रकार पाया गया है। उसके सिर पर 3 सींग पाए गए हैं, पद्मासन लगाए योगी के रूप में वो बैठे हुए हैं। उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं एग्जाम में पूछा जाता है। एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे भैंसा है। तो आप कल्पना करिए, अगर आपने शंकर भगवान का इस प्रकार का आदि योगी रूप देखा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं वो पुरुष देवता कौन है। हम यहां बता नहीं रहे हैं कौन है, आप अनुमान लगाइए। लिंग पूजा का प्रचलन चलता था, पशु पूजा होती थी। अभी जैसे बताया कुबड़ वाले सांड का महत्व उस टाइम भी दिया जाता था। आज भी जो लोग हैं कुबड़ वाला सांड अगर जा रहा है तो उसको मारते पीटते नहीं जाने देते। एक सींग वाले जानवर का विशेष महत्व था, इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। एक सींग वाला जानवर का विशेष महत्व था और दूसरा जो था वो कुबड़ वाला सांड का महत्व था। आइए आगे देखते हैं। वृक्ष पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। अब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन देता है वो पीपल का पेड़ ही देता है, यानी उस टाइम के लोग भी जानते थे कि पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो उस टाइम से ही शायद ये पीपल जो है हमारे लिए इतना पूजनीय हो गया है। एक भी मंदिर का निर्माण नहीं पाया गया है, कोई मंदिर नहीं। पूजा पाठ होती थी, धार्मिकता लोगों के अंदर थी, लेकिन किसी भी मंदिर का कोई निर्माण नहीं पाया गया है। ताबीज बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, ऐसा वहां के लोग मानते रहे होंगे। भूत प्रेत जादू टोना मानते रहे होंगे, इसलिए ताबीज बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। अब ताबीज क्यों पाई गई हैं यह सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा है कि ऐसा होता रहा होगा। इतनी उच्च टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता कैसे खत्म हो गई? ये 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ऐसी सभ्यता फलती फूलती रही, लेकिन इसके बाद ये धीमे धीमे लुप्त हो गई। लुप्त जैसे इस सभ्यता का कैसे उद्भव हुआ अभी तक बहुत ज़्यादा अथराइज्ड मात्रा में नहीं जाना जा सका है, क्योंकि इसकी लिपि को ही नहीं पढ़ा जा सका है। इसलिए ये सभ्यता क्यों खत्म हो गई है ये भी नहीं जाना जा सका है। सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर बाढ़ आती रही होगी, वहाँ की जैसे मिट्टी अनुपजाऊ हो गई होगी, लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए होंगे, आदि अनेक कारण रहे होंगे। इसलिए 1900 ईसा पूर्व से धीमे धीमे ये सभ्यता जो है खत्म होने लगी, यानी इसकी नगरी जो सभ्यता है नष्ट होने लगी और यहाँ के लोग जो हैं गाँव के साइड बढ़ने लगे। तो ये हमारा था हड़प्पा कालीन सभ्यता। मुख्य पूरी समरी हमने बता दिया है। अब इसके आगे अगली समरी जो होगी हमारी ऋग वैदिक कालीन सभ्यता। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।